नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का दंगल लेकर मैं हाजिर हूं पूजा झा आपके साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में मनोहर हरियाणा बनाया और अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हरियाणा को नायाब हरियाणा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में हरियाणा को डिजिटल बनाने पर काम किया और उनके बनाए गए परिवार पहचान पत्र आज दूसरे राज्यों में मिसाल के तौर पर लागू किए गए। उनके कार्यक्रम में डिजिटल हरियाणा पोर्टल को आज भी बीजेपी अपनी उपलब्धि मानती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हमेशा से ही हरियाणा सरकार के पोर्टल पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो विपक्षी पार्टी मनोहर हरियाणा के पोर्टल की विफलता को लेकर राज्य में वोट मांग रही है। विपक्ष का कहना है कि पोर्टल बनने से लोगों की परेशानी ना तो कम हुई है और ना ही परेशानियों में कोई कमी आई है, परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ऑफिसेस के चक्कर और ज्यादा लोगों को लगाने पड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी इसको सफलता मान रही है कि पोर्टल बनने से जो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते थे उनमें कमी आई है, साथ ही साथ काफी परेशानी लोगों की घर बैठे सॉल्व हो जाती है। लेकिन विपक्ष ने इन्हीं योजनाओं को हथियार बना लिया क्योंकि जनता इनकी वजह से परेशान हुई। इन्हीं बीजेपी इसको सफलता मान रही है, हरियाणा के लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है इन्हीं योजनाओं के जरिए। इसी बीच मुख्यमंत्री ने हरियाणा को नायाब हरियाणा की ओर ले जाने का नया नारा दिया। अब वो कैसे बदलाव लाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस परिपाटी पर चलकर मनोहर लाल ने हरियाणा को एक बेहतर प्रदेश बनाया, लेकिन बावजूद उनको कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष के लिए उनकी योजनाएं हथियार बन गई हैं। ऐसे में नायाब सिंह सैनी कैसे सभी वर्गों को, यानी कि महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, अभ्यर्थियों को, सभी को एक साथ लेकर एक नायाब प्रदेश बनाएंगे, नायाब प्रदेश बनाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा सरकार किस तरीके से अब नायाब हरियाणा बनाएगी। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पोर्टल की शुरुआत की तब उन्होंने कहा था कि लोगों को सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, लोगों को काफ़ी चक्कर वहां पर काटने पड़ते हैं अपने कामों को निकलवाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। उन्होंने इसलिए सभी चीज़ों का डिजिटलीकरण किया जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां कम हुई। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भी पोर्टल हरियाणा सरकार में खुले उनमें कभी सर्वर बंद रहता था, कभी पोर्टल बंद रहते थे और कई तरह की खामियां देखने को मिली। ना तो वो समय पर अपडेट रहते थे जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी अब हरियाणा को नायाब हरियाणा बनाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। कमल वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राम राजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत कमल हांडा जी मैं आपसे करना चाहूँगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई सारी योजनाएं लेकर आए थे जिनमें उन्होंने हरियाणा को डिजिटल बनाने पर ज्यादा फोकस किया और बनाया भी, लेकिन बावजूद उनके आप उनकी इन्हीं योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं और उनमें जो खामियां रही थी वो आपके लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। तो क्या लग रहा है इस बार ये आपके लिए चुनाव में वाकई बड़ा हथियार, चुनावी हथियार साबित होगा? और जो खामियां पोर्टल्स में देखने को मिली जिनकी वजह से कभी सर्वर बंद रहता था, कभी डाउन रहता था, ना ही पोर्टल समय पर अपडेट रहते थे, ये सब जो चीजें हैं वो आप जनता के बीच ले जाकर उनको समझा पाएंगे? आपका नाम क्या बताया मैंने? सॉरी मैम, पूजा जी। ओके ओके, ठहरिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसा है पूजा जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं का नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ठीक है, घमंड ना करो अपने रूप का पद का, घमंड ना करो अपने रूप का पद का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, हाँ मगर हमें गिराने में भाजपाई 1000 बार गिरे। तो ये जो कह रहे हैं मनोहर हरियाणा, मनोहर तो हरियाणा कहीं से था भी नहीं।
आप देखिए चंद्रयान पर जो मुख्यमंत्री नौकरी देने की बात करता हो, जो कहता हो फरसे से सर काट दूंगा, जो मुख्यमंत्री ये कहता हो इस महिला को जाकर पीटो, पहलवान बेटियों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, खेल कोच के लिए जो आरोपी था संदीप सिंह, उसके लिए कहा मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। ये कहते हैं हमने नारी वंदन चलाया या नारी शक्ति चलाया। नहीं, आपने नारी वंदन या नारी शक्ति नहीं चलाया। आपने नारी शक्ति की जगह आपने बलात्कारियों की भक्ति करी है वोट के लिए, और नारी वंदन की जगह आपने किया बलात्कारियों का अभिनंदन, व्यभिचारियों का, ताकि आपका वोट बैंक जो है बना रहे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और पोर्टल की बात करते हैं, पोर्टल तो इनका फेल ही रहा है, और खुलता भी था तो सिर्फ अपने लोगों के लिए कि भाई हाँ भाई फलाने टाइम पे पोर्टल खुलेगा, तुम अपनी अपनी फसल का ब्यौरा चढ़ा देना, या जो कुछ भी है व्हाटएवर जो भी सिस्टम रहे होंगे जिसको कुछ देने के, तो इनके अपने लोगों के लिए ही थे। ठीक है, डिजिटल अगर इंडिया था, डिजिटल के ऊपर मैं जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगी मैडम पूजा जी कि अगर डिजिटल था तो 30 जून का एसबीआई ने वक्त क्यों मांगा, जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई इनके आका ने जो केंद्र में बैठे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो 24 घंटे के अंदर आ गया। दूसरी एक बात, इनको शर्म नहीं आती, वकीलों के साथ प्रधानमंत्री मिलकर देश के सीजेआई को ट्रोल करते हैं, कितने शर्म की बात है। आज तक ये भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि इनको शायद पता नहीं होगा कि इन्होंने सीजेआई तक को ट्रोल किया है, और इलेक्शन कमीशन में से सीजेआई को निकाला, जो मन मर्जी आए कर रहे हैं। अभी इनके बंगाल में एक इनके उसके वो दिलीप घोष जी ने एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की ममता बनर्जी के लिए कि इनके पिता कौन, बाद में उसको नड्डा जी ने पकड़ा दिया, जी कारण बताओ नोटिस, वो कहाँ होगा, क्या एक्शन होगा, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह ले लीजिए, चाहे कठुआ का बंदा ले लीजिए, चाहे पुलकितारा ले लीजिए उत्तराखंड का, जहाँ पे अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, बड़े मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल है। बीएचयू की छात्रा है, कानपुर की नाबालिग बेटियां हैं, तो ये किसी के सगे नहीं है। और दूसरी बात, पेंशन इन्होंने काटने की बात की, इन्होंने काट दी एक्चुअली 5 लाख लोगों की, 10 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड इन्होंने काट दिए। आयुष्मान योजना का सच सुन लीजिए कि वो कार्ड आप लेकर जाएं तो ना तो सरकारी ना प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसका कारण ये वो कहते हैं हमें सरकार पैसे नहीं देती, तो वो भी इनका एक बिग फेल्योर है। दूसरी बात ये कहते हैं मनोहर हरियाणा, हाँ आपने बोली तो बातें बड़ी मनोहर मन हरने वाली बातें बोली थी, लेकिन आपने काम किए जनता को दुखी करने वाले। चलिए ठीक है, है, ये नायाब कमल जी इस पर जवाब ले लेती हूँ मैं। सुनिए तो मुमकिन है, एक एक करके आरोप लगाएंगे ना तभी जवाब लेते हैं। राम जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने सुनी ना कमल जी किस तरीके से आरोप लगा रही हैं, और क्या लगता है, आप तो दम भर रहे हैं कि मनोहर लाल ने मनोहर हरियाणा बनाया, तो मनोहर हरियाणा में क्या कुछ कमी रह गई थी कि नायाब सिंह सैनी को कहना पड़ रहा है कि वो नायाब हरियाणा बनाएंगे? नायाब नहीं, बर्बाद हरियाणा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध किया, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे G20 का सफल आयोजन हो, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, विदेशों में हमारी धाक बढ़ी है, और बहुत ही भव्य राम मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो गया है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटेगी। आदरणीय मंत्री जी अमित शाह ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो धारा 370 और 35 से भी हटा दी है, और बहुत ही आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हो गए, विश्व की 5वीं शक्ति हम बनने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी अब पीछे हाल ही में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां मोदी जी की गारंटी के ऊपर देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोहर लगाई थी, और वो गारंटी अब सुनामी का रूप ले चुकी है। अब की बार 400 पार, भगवान के कृपा से, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम 400 पार करेंगे। और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी ने सिद्ध किया, मनोहर है तो मुमकिन है। जनता को बाहर ही है मनोहर लाल की मनोहर नीतियां, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, उनका चपड़ासी नहीं लगा करता। आज उस घर का बच्चा, राम जी अगर मनोहर है, सुनिए ना राम जी, मनोहर है तो मुमकिन है, अगर ऐसा ही था तो मनोहर लाल को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी चुनाव से पहले? मैं जवाब दूंगा ना आपको जी। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा करता। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है, और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। मनोहर लाल जी ने करीब 1.5-2 साल पहले इच्छा जाहिर की थी कि भाई युवा शक्ति को आगाना चाहिए। आज का युवा कल का भारत का निर्माता है, तो हाईकमान ने उनकी इस बात पर गौर करते हुए उनको नई जिम्मेवारी सौंप दी है। वो राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, और वो ऐतिहासिक मतों से करनाल से जीतकर और राष्ट्रीय नेता बनेंगे, और विश्व की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं। अब नायब सैनी जी हैं,
नायब सैनी जी आगे हैं, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही संगठन कौशल हैं, और जहां जहां वो जाते हैं एक जन सैलाब देख के पढ़ रहे हो। हांडा जी सुन रहे हैं ना रोड आप? जाम हो जाते हैं, रोड जाम हो मनोहर जाते जी हैं, का जो तो बहुत ही प्रमोशन हो पॉपुलर गया है। है। और और मैं बता रहा हूँ एक चीज, और मैं कमल बहन जी को बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जहां नायब सैनी जी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, जब वो सीएम के ओथ ले रहे थे, उन्होंने सारे गेट खुलवा दिए थे, आ जाओ भाई, आने दो भाई, सब आने दो। ऐसे होली पे जब आशीर्वाद देने के लिए देवतुल्य जनता जनार्दन गई, उन्होंने कह दिया भाई सीएम की कोठी के सारे गेट खोल दो। अब कह दिया कार्यकर्ताओं को भी, भाई मैं थारड़ तब मारे, चलिए ठीक कभी है, भी सीएम इसका की कोठी जवाब मैं पाई है, लूंगी, वो लेकिन सारे फिलहाल मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं वधावन जी का तुम्हारे रुख लिए करूंगी। हूँ। वधावन जी, आपको क्या लगता है? चल पड़ी है मुझे मनोहर लाल सरकार तो दावा कर रही है, जनता के बीच जा रही है कि उन्होंने हरियाणा को डिजिटल बनाया है, और पहले जिस तरीके से लोगों को अपने काम बहन जी, निकलवाने के लिए सरकारी जी, दफ्तरों के चक्कर काटने जी, पड़ते थे, वो कम हुए हैं, और साथ ही साथ जी, अब पोर्टल खुलने से लोगों को काफी लाभ मिला, ये हरियाणा सरकार कह रही है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। लेकिन विपक्ष का ये बड़ा हथियार बन गया है, क्योंकि पोर्टल्स में काफी खामियां देखने को मिली थी, लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी भी हुई, क्योंकि पोर्टल समय समय पर अपडेट नहीं मिलते थे। क्या लग रहा है इस चुनावी सीजन में ये जो पोर्टल की राजनीति है, ये जो पोर्टल की जो बात विपक्षी गठबंधन उठा रहा है, क्या ये विपक्ष के लिए वाकई हरियाणा में एक बड़ा हथियार साबित होंगे, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार की पहल थी कि डिजिटलाइजेशन को, और कहीं ना कहीं जो पोर्टल हरियाणा में आए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंशा बड़ी साफ थी कि लोगों को फायदा मिले। लेकिन सरकार ने एकदम आगे बढ़ते हुए जो होमवर्क करना चाहिए था, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी चीज को ले लो, अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात कर ले, तो देखो क्या वो हमारे किसान भाई जो ग्रामीण आते हैं, उनके लिए पर्याप्त वो प्रबंध है अपना ब्यौरा डालने के लिए। इंटरनेट की सुविधा वहाँ गांव में है, कंप्यूटर की सुविधा है, फोन से कोई एक्टिविटी कनेक्टिविटी है, या फिर उनको प्रॉपर उनकी जानकारी है कि अपनी फसल का ब्यौरा उन्होंने सरकार को कैसे देना है। हालांकि निश्चित तौर पर अगर वो व्यवस्थित तरीके से लोगों को सिखा के बढ़िया तरीके से की जाती, तो इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं और होते। ऐसे ही अपना और देख लीजिए, अभी इन्होंने अभी ड्राइव चलाई पीछे, पिछले साल अपना टीचरों की ऑनलाइन ट्रांसफर की ड्राइव थी, वो ड्राइव कई बार रद्द हुई, कई बार उसको किया, एरर बहुत थे, वहां भी होमवर्क की कमी थी। तो निश्चित तौर पर आप पीपीपी का मामला लीजिए, उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन, अच्छा प्रॉपर्टी आईडी का आ गया, इसके अलावा आपका और कितने भी ऑनलाइन सिस्टम है, अच्छी बात है, ऑनलाइन की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक एक करके जो कमियां हैं, साथ साथ उन कमियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हरियाणा के बहुत सी चीजों को लेकर परेशान हैं, उनके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए इनके प्रयास सरकार के यहाँ लंबे चौड़े दिखाई नहीं दिए। हालांकि दावे इनके बहुत यहाँ दिखाई दिए कि हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यवस्थित तरीके से तमाम चीजें आगे बढ़ती, तो मेरा भी मानना है कि बहुत अच्छी सरकार की पहल थी, और सरकार चाहती थी कि बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें हो। लेकिन जब विपक्ष इनकी कमियां गिनाता है, तो ये लोग जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, ये लोग उनकी मान लो सुनने की बजाय, उसको दूर करने की बजाय, वो कहते हैं कि विपक्ष वाले तो इनका काम ही यही आरोप लगाना है। मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष कमियां बता रहा है, तो उस कमियों को भी सुनने की सरकार के अंदर मादा होना चाहिए, और सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, उसका खमियाजा देखो जो सत्ताधारी पक्ष है उसको भुगतना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, जितनी सहनशीलता के साथ आप अपनी तारीफ ग्रहण करते हैं, उतनी ही सहनशीलता के साथ कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए, उन पर भी होमवर्क होना चाहिए। कमल हांडा जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरों का अभाव है। अधिकतर नेता जो चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़े, तो क्या लग रहा है बीजेपी की इस बात में दम है? और जिस तरीके से आपने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट भी पूरी तरीके से नहीं उतारी है, आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या माना जाए इसको? हांडा जी, ये बीच में ना बोले, इनकी आदत है, तुम्हारी है भाजपाइयों को ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये इंटरप्ट जरूर करते हैं। ऐसा है हमारी अभी, क्योंकि मंथन है, हमने सशक्त अपने जो है प्रत्याशी उतारने हैं। किसी ने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, बूढ़ा साहब तो ऑफकोर्स विधायक कर लड़ेंगे सीएम के, क्योंकि देखते हैं कि आगे आला कमान उनको बनाएगी या किसको बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये
कि हमारी कल तो क्योंकि बहुत महा रैली थी महागठबंधन की, देखने वाली थी, हमारी बुलाई हुई उठा के लाई हुई भीड़ नहीं थी, हमारी खुद आई हुई भीड़ थी, जिसको दिल्ली आने से भी रोका गया। पहले तो मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो कल की रैली थी हमारी गठबंधन की बहुत सफल रही, जिसके लिए शुरू में बहुत झूठ फैलाए गए। और यहाँ तक कि एक बात और बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि 3 गोदी एंकर्स के ऊपर FIR भी हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने फैसला ले लिया है कि अब कोई झूठ फैलाएगा, गलत करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो डिजिटल हुआ तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए मैंने पूछा 30 जून तक का टाइम क्यों दिया गया। पोर्टल मैंने कहा अपने लोगों के लिए खोल देते थे, बाकी बेचारे बैठे रहते थे, देखते थे कब खुलेगा। और बहुत सारे लोगों को तो राहत का, बाढ़ की जो है ना, राहत का जो मुआवजा मिलना था मिला ही नहीं, इनकी नियत ही नहीं थी। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसा हो गया, जबकि 1966 से लेकर 2014 तक इतने काम हुए हरियाणा में। हरियाणा पूरा डेवलप किया हमारी कांग्रेस सरकार ने, और उसमें 56,000 करोड़ तक का कर्जा था। अभी उन्होंने 4.5 लाख का 10 सालों में कर्जा कर दिया। वो कर्जा किसने खाया, इनमें भी बटा है, इन्होंने भी खाया होगा, तभी डिफेंड करते हैं। मैंने कहा ना, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए ऐसी कमी इनके प्रवक्ता होते हैं। दूसरी बात, रक्षा के क्षेत्र में ये कहते हैं कांग्रेस को जनता ने नकार क्यों दिया? हांडा जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं। राजीव जी बोलिए। मैडम पहले मेरे को फिनिश कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इतने बड़ी आदत तो इनको नकार क्यों दिया? मैडम इन पर चुप कराइए। हांडा जी सुनिए ना, एक एक करके आप आरोप लगाइए, जवाब लीजिए। अब एक साथ आप बोल देंगे तो फिर उनको भी दिक्कत होगी ना समझने में। पहले आपने जो कहा है उसका जवाब ले लेते जवाब हैं। तो सुनिए कि मतलब ये आपको जनता ने नकार क्यों दिया? जनता ने नकार क्यों दिया? पर इतने बड़ी आदत दो, अभी तक लीड आपकी आई नहीं, संगठन आपका बना नहीं, आपके पहले लठबंधन में लठ बजने लग रहा है, आपका हांडा जी सुन लीजिए ना। लग रहा है। पहले कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं। अच्छा ठीक है, राम जी एक बार उनकी बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है हांडा जी कहिए। रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे थे, अभी इनके राजनाथ सिंह जी जिनका बेटा भी आ गया, परिवारवाद की बात करते हैं, वो भी आ गए सत्ता में, वो भी MLA बन गया है। वो गए सोनम वांगचुक की जो है उसकी अनशन 20 दिन से चल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और वो सोनम वांगचुक जी बहुत महान वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने कहा था कि चीन घुसता चला आ रहा है हमारे उसमें लद्दाख के एरिया में, और प्रधानमंत्री को कोई ध्यान ही नहीं है सिवाय चुनाव जीतना है और झूठी बातें फैलाने के सिवा। सारी संस्थाएं इनके अंडर हैं। इलेक्शन कमीशन में से इन्होंने CBI को हटाया, और ED CBI IT के छापे मार के इन्होंने वसूली चंदा, और मैं क्या कहूँ, चंदा चोर पार्टी। आपको मुझे पता है मोदी की गारंटी को तो खुद नहीं है, जो 400 पार कह रहे हैं। मंत्री देवतुल्य, हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो देवतुल्य है। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। जनता जनार्दन ने मोहर को। चलिए कमल बदावन जी मैं आपका रुख करूंगी, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार 2024 का मुकाबला है, कितना टक्कर का होने वाला है हरियाणा में? क्योंकि बीजेपी जो है पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी सी दिख रही है। जनता के बीच क्या संदेश देना चाह रही है? मैं वही कह रही हूँ मैडम, बोलने नहीं देते हैं ये। हांडा जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बात करेंगी तो वो मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? आपकी पूरी बात यहाँ पर सुनी गई है बहुत ही शालीनता के साथ। नहीं, वो अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था मैडम, अभी मेरी बात बाकी मैंने आपको पूरा मौका दिया है और मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है, लेकिन अभी मेरा सवाल वधावन जी से है। देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि गारंटी है, मोदी की गारंटी है, और तमाम तरह की मैंने सुनी बातें। ये अच्छी बातें नहीं है। दोनों बड़े सभ्य नागरिक हैं हमारे भारत के, और ऐसी भाषा एक दूसरे के साथ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए लोग काम करते हैं, और निश्चित तौर पर अपने मुद्दे और दूसरों को कटाक्ष करके मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। बढ़िया तरीके से अपनी बात ये तमाम दोनों लोग रखते तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक जो एक पहलू है वो निकल के सामने आता। ऐसे लड़ने से मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल दोनों की बात मुझे लगता है कि सुनी गई थी, एक दूसरे का कटाक्ष हो रहा था और क्रॉस भी हो रहा था, सवाल का जवाब भी हो रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य कमल हांडा को रखना चाहिए। हांडा जी थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कोई आरोप लगा रही हैं उस पर आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, सिर्फ आप बोले ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उनको क्या, देखिए जब वो बोल रहे हैं रामराज जी, मैंने बीच में इंटरफेयर किया, बिल्कुल बोलने दिया ना मैंने। आपकी बात का जवाब तो दूंगा। हाँ तो मैं भी तो दूंगी ना। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हांडा जी अब मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या आपको कहना है?
जी, ये कहते हैं देवतुल्य जनता। मैं इनको पूछना चाहूंगी, क्या हमारे किसान भाई, अन्नदाता भाई, जिनके लिए 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई, ठीक सब है। देवतुल्य जनता याद नहीं आई? देवतुल्य है, ठीक है। और हमारे जो युवा लाठियां खा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, कोई ऐसा वर्ग है जिसको हमने पीटा नहीं अपने मनोहर काल में, जिसकी आप मैं बात जवाब करते दूंगा हैं। चलिए ठीक है, हांडा जी मैं इसी का जवाब ले लेती हूँ। राम जी, मैं क्या जवाब लगता है, दूं। किसान सड़कों पर उतरे थे आंदोलन के लिए और मनोहर लाल का खूब विरोध भी देखने को मिला था। अगर किसान आपके साथ है तो जो विरोध में उतरे थे वो कौन थे? देखो, ऐसा मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ जी। बहन जी का। इन्होंने आरोप लगाया सबसे ज्यादा किसान हितैषी हमारी सरकार है। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने किसानों की कोई सूद नहीं ली। 6,000 रुपए खाद बीज के किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि से राम जी, लेकिन माननीय जितना बड़ा प्रधानमंत्री जी उनके आंदोलन खाते में आपकी डालते हैं। सरकार में देखने को मिला, अच्छा, उतना दूसरा- बड़ा आंदोलन अच्छा, किसानों ने दूसरा कभी क्या नहीं है? किया सड़कों पर इन्होंने उतरकर। किसानों की जमीन सस्ते भाव में खरीद लेते थे। सेक्शन 4(6) का नोटिस लगा के सस्ते भाव में किसानों की जमीन खरीद लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। महंगे भाव में ये बिल्डरों की सरकार थी, महंगे भाव में बेच देते थे, उसमें कॉलोनियां काट देते थे। सबसे ज्यादा किसान विरोधी ये है। हमारे सर जमीन को घोटाला अपने आप में उदाहरण है। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया रॉबर्ट वाड्रा, बताइए आप। मोदी है तो और किसानों के बच्चे, मजदूर के बच्चे बिना कृषि का नौकरी लगे, गलास में अफसर लग रहे, जिनकी 3 पीढ़ी चली गई थी किसान के बच्चे। आपको अच्छा नहीं लग रहा वो? हांडा जी, किसान का बच्चा नौकरी लग रहा है। हांडा जी मेरी बात सुनिए, आपको क्या अच्छा लग नहीं रहा रहा? है अगर आपकी हमारे सरकार ने लिए इतना गौरव ही की बात है। काम किया था तो फिर मजदूर जनता का ने बच्चा सत्ता से किसान का बेदखल बच्चा, क्यों किया? बिना आज कृषि, आपको बिना सरकार में पत्ती आने के लिए इतनी हरी जद्दोजहद मैदान करनी में पड़ रही है, नौकरी बाकी लग रहा है, अलायंस के नौकरी साथ लग आप अपनी विचारधारा को भी भूल बैठे हैं। पेपर लीक हुए, आरएसएस और गुजरातियों को नौकरी दी गई, हरियाणा का युवा को क्यों नहीं नौकरी दी गई? क्यों उनको हमारे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, सारे हमारे बच्चे। एरिया में भेजा गया? आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है। हरियाणा के अरे सबसे ज्यादा नौकरी हमारी सरकार ने दी है। किसानों के लिए किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना शर्त बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है मेरिट के आधार पर, जिसके 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, आज उसका बच्चा नौकरी लग रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना चलिए शर्त, ठीक बिना है, पर्ची के आपके काम दावे करने अपनी लग रहा जगह हैं, आपको आपके पता दावे है? अपनी जगह है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, कमल वधावन जी, हांडा जी, राम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नायब सैनी को सीएम बनाने के लिए कई मसलों को ध्यान में रखा था बीजेपी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे। ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी घेराबंदी करने में लगी हुई है। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है, खासतौर पर जाटलैंड में बीजेपी की अपनी पकड़ है और अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती, जिसकी वजह से सैनी कुरुक्षेत्र सीट से सांसद है और उन्हीं को एक बार फिर से सीएम बनाया गया। अब देखना होगा क्या सीएम नायब सिंह सैनी वाकई मनोहर सरकार को, यानी कि मनोहर हरियाणा को नायब हरियाणा में बदलते हैं और उसके लिए किस तरीके से हरियाणा में बदलाव लाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।